जी, सभी को प्रेम नमन। और सप्रेम गुरु जी से हम आशीर्वाद लेते हुए, गुरु जी को नमन करते हुए, कि गुरु जी के आशीर्वाद से आज हमारे को ये एडीआर का टॉपिक समझ आ जाए। और इतना बढ़िया समझ आ जाए कि आप याद रखेंगे हमेशा कि गुरु जी ने एडीआर बनाया है तो इतना जबरदस्त बनाया है ये। और क्या लॉजिक लेके बनाया है एडीआर को, कि टू क्यों उन्होंने सिर्फ फोर क्यों देना है एडीआर, सिर्फ सिक्स क्यों देना है, सिर्फ 10 क्यों देना है। और एग्जैक्ट ही आपको आज पता लग जाएगा कि गुरु जी ने ऐसा क्यों बनाया, इसके लॉजिक क्या है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ। तो गुरु फिर जी को से एक बार प्रेम। प्रविंदर जी, जी फिर से एक बार गुरु जी जी के जी। बनाए गए बंधन और गुरु बंधन करके हम लोग हाँ जी सर। इसको देन देर स्टार्ट किया जाए तो। जी सर बिल्कुल। गुरुर् परमा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृतकलशस्थाय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम शनावतु शनो भुनक्तु सविर्जङ्करवावहै तेजस्विनामदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है। जी सर, जय माँ भगवती, गुरु जी जय माँ गायत्री। गुरु गुरु जी का आशीर्वाद लेके अब जी एडीआर के सर। बारे में शुरू करें परविंदर जी। जी सर बिल्कुल। गुरु जी की जय। और हम स्टार्ट करते हैं अभी एडीआर के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा है कि हमारे शरीर में लगभग जो भी हार्मोन का है उसका एक फीडबैक सिस्टम है। जब भी जो हार्मोन रिलीज होना होता है, चाहे आप डर गए हो, खुश हो, या जो भी हो, उसका एक फीडबैक सिस्टम है कि पहले ब्रेन को मैसेज जाएगा कि इस टाइम ये स्थिति है, तो ये वाला हार्मोन इतनी मात्रा में रिलीज करो। माने बॉडी को जब जो हार्मोन चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वो हार्मोन बनाएगा। हमारा न्यूरोथेरेपी जो है इसी फीडबैक सिस्टम पर काम करती है। हम जो भी पॉइंट देते हैं उस समय जो शरीर को चाहिए होता है, खासकर थाइमस में, थाइमस कह रहा हूँ, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, इस टाइम जो बॉडी को चाहिए वही निकलेगा। उदाहरण के लिए देखें, अगर एड्रेनल ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिग्नल देता है एसीटीएच के द्वारा, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस देता है कि तुम्हें आगे एसीटीएच रिलीज करना है। अब अगर कोई विकट परिस्थिति आ गई, माने फ्लाइट और फाइट सिचुएशन जानने से नहीं होगी, लड़ो या मरो, उसमें पहले हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा, फिर पिट्यूटरी एडीआर को बोलेगा कि तुम कोर्टिसोल रिलीज करो। और जब स्थिति अंडर कंट्रोल होगी, तब हाइपोथैलेमस ऑटोमेटिकली इस पूरी सिचुएशन को रोक देगा और प्रोसेस को वो वापस कर देगा। माने जब उसको चाहिए था उसने एडीआर रिलीज किया, और जब चाहिए नहीं चाहिए तो उसने बंद कर दिया। इसी ये होता है फीडबैक सिस्टम। बॉडी को जब जो चाहिए उस टाइम वो वही रिलीज करेगी, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करेगी वो। जब उसको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रिलीज करेगी, कम चाहिए तो कम करेगी। हमारा जो न्यूरोथेरेपी इसी पे काम करता है। इसीलिए हमारे जो पॉइंट्स हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते आमतौर पर, क्योंकि हमारा पॉइंट्स उस हिसाब से उतना ही केमिकल रिलीज करे जितना बॉडी को चाहिए। वो बहुत रेयर केसेस में होता है कि हमारे पॉइंट से किसी को बाई चांस दिक्कत हो जाए। तो हमारा जो एडीआर है, पिट्यूटरी है, ये सब इसी पे काम करता है। तो जो एडीआर पॉइंट है हमारा, हमने देखा कि हम ऐसे ऐसे करके देते हैं। आमतौर पर जो एडीआर पॉइंट है वो हम T6 से देखते हैं, यहाँ पे शोल्डर ब्लेड खत्म हो रहा होता है यहाँ पे। यहाँ से हम लेते हुए T12 तक ऐसे ऐसे करके आते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन। तो एडीआर में हम रबिंग करते हैं आमतौर पर थोरेसिक रीजन के वहाँ पे, क्योंकि जो आपकी एडियल ग्लैंड है, एडियल ग्लैंड, एडियल ग्लैंड का मतलब क्या होता है, एड प्लस रिनल, रिनल का मतलब है किडनी। किडनी में जो ऐड हो गई उसको एड्रिनल बोलते हैं। और ये बहुत छोटी होती है वैसे आमतौर पर, आप यहाँ देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये ग्लैंड दोनों किडनियों पर एक एक सिर पे है। ये ऐसे ही लगते हैं जैसे कि किडनियों पर ताज पहना रखा हो। ट्रीनियल यानी किडनी, और किडनी संबंधित, और एड यानी जोड़ना। हर एड्रिनल ग्लैंड का वजन 5 ग्राम है और ये पीले रंग का होता है। ये दोनों किडनियों पर है। सो न्यूरोथेरेपी के हिसाब से दोनों के अलग अलग काम होने चाहिए, और दोनों अलग अलग हार्मोन बनाने चाहिए। इसका यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। अब यहाँ से शुरू होती बात ये है कि हमने देख लिया कि एडिया कहाँ होता है, कैसे हम उसको स्टिमुलेट करते हैं। वो किडनी के ऊपर स्थित होता है। उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम रबिंग करते हैं, रबिंग करने से हम वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ाते हैं, जैसे हम चेस्ट ओनली देने के लिए करते हैं। इसी तरह आगे एडीआर का लॉजिक क्या है कि गुरु जी ने सिर्फ टू क्यों बनाया। टू एडीआर से अल्ट्रोस्टोन की रिलीज होगा, 4 देने से ग्लूकागोन की होगा, 6 देने से आपका कोर्टिसोल की होगा, 80 देने से भी कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, 10 देने से भी कोर्टिसोल ही रिलीज होता है। तो अब देखेंगे कैसे। सबसे पहले आपको जाननी है इसकी एनाटॉमी।
एनाटॉमी इसकी ये है कि जो, जैसा आपने ये यहाँ पर देखा, यहाँ पे एक एड्रिनल ग्लैंड का डायसेक्शन है, यानी कि इसको बीच में से दो हिस्सों से काटा हुआ है। अब यहाँ आप देखोगे तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट निकलते हैं। एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी अंदर का भाग, यानी कि बाहर का भाग, और एड्रिनल मेडुला यानी कि अंदर का भाग। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें भी उसकी आगे फर्दर तीन लेयर और है, पतली पतली। और एड्रिनल मेडुला की जो है वो एक ही लेयरिंग में है, उसमें दो ही उसके प्रोटीन है निकालने के लिए। और वो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो तीन लेयरिंग है उसको कहते हैं, ये फर्स्ट का है जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड है जोना फेसिकुलाटा, और थर्ड है जोना रेटिकुलरिस। मैं फिर से रिपीट करूंगा ये बात, कि जो एडियर ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, उसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कोर्टेक्स है जो बाहर का एरिया है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम रबिंग करते हैं। और जो स्वेट है आपका पार्ट जो है, मेडुला पार्ट जो है एड्रिनल ग्लैंड का, वो अंदर की तरफ है, तो उसको हम देने के लिए ऐसे अंदर की तरफ प्रेशर देते हैं। वो चीज़ सिंपल है बड़ी। तो समझाने के लिए ये बात है कि उसको बाहर के पार्ट को रबिंग करने के लिए हम रब करते हैं, एक्टिवेट करने के लिए। उसमें फिर तीन पार्ट आते हैं। ये तीन पार्ट आपको समझने पड़ेंगे समझने के लिए कि 2 ADR 6 ADR को देना पड़ा हमारे को। तो पहला आता है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये है बाहर की लेयर, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे। अगर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें तो ये पहली लेयर है, ये ग्लोमेरुलोसा। ये पतली लेयर, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं होती है। फिर आता है फेसिकुलाटा, ये सेकंड लेयर है ये। फिर आती है रेटिकुलारिस, ये थर्ड लेयर है, ये सबसे अंदर की तरफ है। जितना अंदर उतना ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए इसको। तो ऐसे ही अब हम आगे आते हैं। अब उसमें काम क्या है पहले तो, जब देख लिया हमने, हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स के तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो मिनरल कोर्टिकॉइड्स निकालता है, उसका है 2 ADR। अब आप समझो कि 2 ADR दिया क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये बाहर की लेयर है, इसको हल्के स्टिमुलेशन में भी एक्टिवेट हो सकता है, इसलिए 2 ADR में इसका काम बन गया। हालांकि उस टाइम गुरुजी ने काफ़ी मेहनत की होगी, रिसर्च की होगी इस पर, प्रूव करने के लिए, सिर्फ प्रूविंग के लिए कि 2 ADR से एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है और उससे सोडियम रिटेंशन भी हो रहा है। तो अब इसमें काम क्या है पहले एल्डोस्टेरोन का, तब आपको पता लगेगा कि हमने 2 ADR ही क्यों दिया। परवीन अच्छा। जी जी हाँ, तो हम थे जोना ग्लोमेरुलोसा पे। तो जो है ओके। मिनरल कोर्टिकोइड्स का, जो मिनरल कोर्टिकोइड रिलीज करता है, और इसके लिए हम 2 ADR देते हैं। 2 ADR जो देते हैं ये ऊपर की लेयर है, वो हल्का स्टिमुलेशन में काम चल जाएगा। तो पहला इसका काम है कि ये एल्डोस्टेरोन जो है ये सोडियम को रोकता है, पोटेशियम को बाहर भेज देता है, ये हमने देखा ही है उसमें। ये किडनी एवं बड़ी आंत्रिक पर नियंत्रण करेगा, यूरिन और स्टूल के द्वारा सोडियम को बाहर जाने से रोकेगा, जिसके कारण पोटेशियम बाहर चल जाएगा। मतलब इससे उसका उकसाने से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, पोटेशियम की कम होगी। इस प्रकार से लो बीपी होने नहीं देंगे। अगर ये अधिक काम करेगा तो हाई बीपी हो सकता है। इसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा एलिमेंट्री वेद भाग 1 पेज नंबर 77 पे। अब अगर एल्डोस्टेरोन कम काम करेगा, कम होगा, उसके परिणाम क्या होंगे? किडनी द्वारा सोडियम क्लोराइड तथा पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सो यूरिन एवं लेटरिन द्वारा नमक निकल जाएगा, जिससे शरीर में कमजोरी बढ़ेगी और दिन में क्रैम्प्स आएंगे। जो लोग एथलीट्स होते हैं, जो बहुत भागते हैं, इनको पसीना बहुत आता है, उनके पसीने में कई बार आपका सोडियम जो है, नमक जो है, निकल जाता है वो। तो ऐसे एथलीट्स को भी, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको क्रैम्प्स आते हैं। तो जो उनको क्रैम्प्स आते हैं वो 2 ADR से ठीक होते हैं। और इसी यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल्स के बाहर जो फ्लूइड है, उस पर पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी और ECF का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। अब जिनको डायरिया होता है, लूज मोशन होता है इन लोगों को, लूज मोशन में भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत से निकल जाते हैं। उन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए भी हम 2 ADR दे सकते हैं, उससे भी लोगों को फायदा होता है। और एल्डोस्टेरोन को पोटेशियम और एंजियोटेंसिन, आमतौर पर तो हम 2 ADR दे ही देते हैं, लेकिन जब एंजियोटेंसिन एक्टिव होता है तो वो भी एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो शरीर में पानी को रोकेगा और उससे बीपी बढ़ाएगा वो। तो ऐसा नहीं कि हमारा एंजियोटेंसिन पे अकेला काम करता है, एंजियोटेंसिन का भी बहुत लंबा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा वो काम करता है। लेकिन जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसका प्रभाव एल्डोस्टेरोन पे इतना ज़्यादा नहीं है जितना कोर्टिसोल पे है। कोर्टिसोल पर लगभग लगभग ACTH का अब प्रभाव पूरा ही पूरा है। लेकिन एल्डोस्टेरोन पे एंजियोटेंसिन का प्रभाव होगा या पोटेशियम का होगा। जो पोटेशियम बढ़ेगा तो आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा उसको कम करने के लिए, या तो एंजियोटेंसिन बढ़ेगा बीपी को हाई करने के लिए। और आगे आते हैं 6 ADR पे। अब 6 ADR का क्या चक्कर है, 6 ADR है अंदर की लेयर बीच की। तो 2 ADR तो हो गया आपका एल्डोस्टेरोन के लिए, बीच में 6 ADR 4 ADR भी आता है। हालांकि इसका पूरा वर्णन नहीं है कि वो कैसे काम करता है, उस पर भी गुरुजी ने यही लिखा है कि इस पर खोज जारी है अभी। तो जो जोन ऑफ फेसिकुलाटा है, ये देखिए बीच की लेयर है ये सबसे बड़ी लेयर है, ये इसका 70 to 80% भाग ये एयरटेल कोर्टेक्स का ले जाती है, जिसके द्वारा हम इसको 6 ADR से उकसाते हैं। फिर 6 ADR भी है, 8 ADR भी, 10 ADR भी, तीनों हैं। मेरा ही मानना है कि जितना हम ज़्यादा उकसाएंगे उतना ज़्यादा कोर्टिसोल रिलीज होगा।
तो कोर्टिसोल काम क्या क्या है? पहला तो ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करेगा, शरीर को स्ट्रेस यानी तनाव का सामना करने के लिए आवश्यक है। मेटाबॉलिज्म में भी आपका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और फैट्स का मेटाबॉलिज्म पचाने पाचन क्रिया में देख रेख करता है ये। इसके द्वारा ये तीनों वस्तुएं पचाई जाती हैं। अगर शरीर में ये नहीं बने तो मौत निश्चित है। इन इनमें मुख्य है कोर्टिसोल। क्योंकि अगर शरीर आप फैट नहीं खाएंगे, फैट से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही कोलेस्ट्रॉल का रॉ मटेरियल है कोर्टिसोल का, क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन है ये। कोर्टिसोल ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जिससे एड्रेनल कॉर्टेक्स में बनाया जाता है। इसमें मुख्य फंक्शन है इन्फ्लामेशन को रोकना। कोर्टिसोल हार्मोन के स्टिमुलेशन के कारण ही लीवर प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। इस हार्मोन के प्रभाव से लीवर में डीएनए को आरएनए में बदला जाता है। और फिर इसके बाद तीसरी लेयर आ गई एक और, जो है जोना रेटिकुलरिस। इस पे भी थोड़ा सा हुआ था कि एंड्रोजन के लिए है ये। हालांकि मैंने कहीं सुना पढ़ा था ये आचार्य जी की क्लास में, रामचंद्रन जी की क्लास में, कि वो 15 आइडिया बनाया गया था। लेकिन ये कि इसका कहीं 15 आइडिया कहीं यूज नहीं है इस टाइम पे, कि हम उसको सिंपली दे दें 15 आइडिया को, वो ऐसा नहीं बनाया गया था कहीं पे भी, और ना इसका कोई इस टाइम पे कोई यूज है ऐसा। क्योंकि हमारा काम 6 आइडिया से भी होता है, 10 आइडिया से भी होता है। और ऐसे पेशेंट भी कम आते हैं कि इसको हमारे को एंड्रोजन सुखाना पड़े, क्योंकि ये एंडोक्राइन हॉर्मोन्स हैं इसका, इतना ज्यादा डेली लाइफ में इसका यूज कम है। तो जब हम एड्रेनल कॉर्टेक्स को एलिमेंट्री उपचार द्वारा स्टिमुलेट करते हैं तो निम्न नतीजे पाए जाते हैं। पहला तो 6 ADL जो सबसे कॉमन है हमारा, हम देते हैं इन्फ्लामेशन के लिए। तो हम मानते हैं कि ये कोर्टिसोल को उकसा रहा है। इसी अनुमान से जब हम पेशेंट को आजमाया गया ये, तो देखा गया कि खासकर अंतड़ियों की इन्फ्लेमेशन यानी गैस्ट्राइटिस या एंट्राइटिस को ठीक करने के लिए उपयोगी है। ये पोलियो, इन्फ्लेमेशन की बीमारी और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें हमें थाइमस को हाइपो करना होता है उसमें फायदा करता है। 4 ADR से कुछ लोगों में रक्त की शुगर की मात्रा बढ़ी देखी गई है, कि वो बढ़ी है, तो उससे अंदाजा लगाया गया गुरुजी ने कि ये शायद ग्लूकागॉन को उकसाता होगा। पर इस पर अभी और खोज जारी है। 2 ADR जो है एल्डोस्टेरोन के लिए, एल्डोस्टेरोन को उकसाने के लिए, जो शरीर में नमक की मात्रा बढ़ाएगा। और नमक क्या है, नमक पानी को रोकता है, तो साथ में पानी की मात्रा बढ़ेगी, इससे बीपी भी कंट्रोल में आता है। इसका आपको रेफरेंस मिलेगा एलिमेंट्री वेद भाग 1 पेज नंबर 78 पर। अब आते हैं कि ये तो बात हो गई एड्रिनल कोर्टेक्स की। अब बात आती है एड्रिनल मेडुला की बात। इसके लिए हम स्वेट पॉइंट देते हैं, लेफ्ट स्वेट या राइट स्वेट। ये अंदरूनी भाग है, तो इसे फंसाने के लिए हम हाथ से स्पाइन के बगल में खास तरीके से जर्क या प्रेशर देते हैं, ऐसे करके हम जर्क देते हैं। क्योंकि बाहर का जो पार्ट था, कोर्टेक्स पार्ट जो था, वो तो रबिंग से उकसाया गया। लेकिन जो अंदर का पार्ट है उसको हम रबिंग से नहीं उकसा पाते इतना, तो गुरुजी ने इसको स्टिमुलेट करने का जर्क देना शुरू किया वहाँ पे। उससे आपने रिजल्ट तो देखे ही देखे हैं इसके। इसमें मुख्य दो इसके केमिकल्स हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। हालांकि कई जगह पे आप देखेंगे तो डोपामिन भी लिखा हुआ है, सोमेटोस्टेटिन भी लिखा हुआ है, लेकिन उसका यूज हमारे इसमें कम है या फिर अभी खोज नहीं होगी होगी इतनी। ये हार्मोन एड्रेनल मेडुला द्वारा बनाया जाता है, और इसका रॉ मटेरियल है टायरोसिन अमीनो एसिड। यानी कि आप चाहे एडीआर ले लो चाहे स्वेट ले लो, उसको भी आपका रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए। अब जो खाना खाएंगे एन एन देंगे, एफ एन देंगे, न्यूट्रल देंगे, उससे जो रॉ मटेरियल बनेगा, क्योंकि हर किसी में हो सकता है डिफरेंसी हो सकता है किसी में ना भी हो, लेकिन शुरू में रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट देना जरूरी है ताकि आपकी सभी ग्रंथियां अच्छे से काम करें। यह शरीर को किसी भी मुसीबत से भिड़ने या भागने में मदद करता है। इसके प्रभाव से लंग्स के जो ब्रोंकियल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। अब कभी देखना एलिमेंट्री भाग 4 में, एस्मा के भाग में वहाँ पे 15 लेफ्ट मोलर 6 लेफ्ट स्वेट इसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है। वो ब्रोंकियल्स को रिलैक्स करने के लिए दिया गया है। इसनोफिल्स की मात्रा कम होती है, इसलिए ब्रोंकाइटिस में उपयोगी है। ये गॉल ब्लैडर के मसल्स को सिकोड़ने या इंटेस्टाइन की हलचल को रोकता है। इसके प्रभाव से यूरिन कम होता है। एलिमेंट्री में से 6 स्वेट द्वारा उकसाया जाता है। और इसमें आप देखने कभी आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये नहीं लिखा कि लेफ्ट से आप देंगे तो एपिनेफ्रिन निकलेगा, राइट में देंगे तो नो एड्रेनलिन निकलेगा, लेफ्ट में देंगे तो कंस्ट्रिक्शन होगा, और राइट में देंगे तो डायलेट होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा वहाँ पे। गुरुजी ने ये सोचा था कि जो लेफ्ट साइड है वो आपका एसिडिक साइड है, तो हम जब एसिडिक पार्ट को उकसाएंगे तो जो भी वहाँ से केमिकल निकलेगा वो डायलेट करेगा। क्योंकि लेफ्ट साइड जो लो बीपी का है, तो हम लेफ्ट साइड जब देंगे तो वो डायलेशन नहीं करेगा शायद से। तो वो ये बात सच भी निकली उनके रिसर्च में। और राइट साइड जो आपका एल्कलाइन है, तो राइट साइड से जो भी हम केमिकल निकालेंगे वो एल्कलाइन ही निकलेगा। और एल्कलाइन क्या है, एल्कलाइन हाई बीपी का है, तो वो बीपी जो वेन्स है आर्टरीज है उनको कंस्ट्रिक्ट करेगा। इस लॉजिक से उन्होंने राइट साइड या लेफ्ट साइड बनाया था, ऐसा चार्जी ने बताया था हमारे को एक बार। और नॉरएपिनेफ्रिन ये एक हार्मोन तथा न्यूरोट्रांसमीटर है जो दो जगह से बनती है। इसका मूल तत्व है, फिर आ गया टायरोसिन अमीनो एसिड। जब शरीर को कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो यही एड्रेनल मेडुला नॉरएपिनेफ्रिन को छोड़ता है, जिससे एक वासो कंस्ट्रिक्टर निकलता है, यानी इसके प्रभाव से नलिका कंस्ट्रिक्ट होंगी, जिसके कारण डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा।
इसके अलावा ये सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी उकसाता है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स द्वारा बनाई जाती हैं। इसका मुख्य प्रभाव है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को रोक मोटिलिटी को रोकना। आप कभी देखेंगे तो एपीआर का आप लेंगे, एलिमेंट्री भाग 3 में से एपीआर का जो फॉर्मूला है वहाँ पे साफ साफ दे रखा है 6 एडीआर 6 स्वेट या 6 राइट स्वेट। वो इसी एपिनेफ्रिन के लिए दे रखा है 6 राइट स्वेट या 6 स्वेट। क्योंकि एपिनेफ्रिन जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी रोकेगा, जिससे आपके लोगों को लूज मोशन में, डायरिया में, डिसेंट्री में फर्क नहीं करता है। इसका आपको मिल जाएगा एलिमेंट्री वेद भाग 1 पेज नंबर 165 पर। और जैसा हमने देखा कि एड्रेनल कोर्टेक्स की 3 लेयर हैं, जिसमें ऊपरी भाग पतली है, मिडिल की लेयर है वो बाकी कंपैरिजन में थोड़ी सी मोटी है, कुछ उसमें भाग ज़्यादा है, और फिर थर्ड लेयर आती है जो काफ़ी अंदरूनी है। अब यहाँ पे फिर से देखिए एक बार समझने के लिए कि पहली लेयर जो दिखा रखी है यहाँ पे मिडिल कोर्टिकॉइड्स यानी कि 2 एडीआर, ये 2 एडीआर का पार्ट हो गया। फिर आया अंदर का पार्ट, ये थोड़ा सा मोटा है, ये है जोना फेसिकुलाटा कोर्टिसोल यानी कि 6 एडीआर 8 एडीआर 10 एडीआर का पार्ट। फिर आया जोना रेटिकुलरिस, फिर अंदर मेडुला है, मेडुला को अक्साने के लिए फिर 6 स्वेट दिया। अब यहाँ से आप समझो कि आपने समझ लिया कि क्यों 2 एडीआर दिया, क्यों 6 एडीआर दिया, क्यों 10 एडीआर दिया। क्योंकि वो लेयर्स हैं, जितना लेयर अंदर है उसको उकसाने के लिए उतना ज़्यादा रबिंग की हमने। इसका आपको अगर आप पेन पॉइंट देखेंगे कि गुरुजी ने ऐसे पेन पॉइंट दिखा बनाए हैं। पैन का जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जो एंडोक्राइन पार्ट है, उसमें 3 तरह की सेल्स हैं। इसमें एक कॉमन सेंस गुरुजी का लगाया हुआ है कि पीटा सेल्स की मात्रा ज़्यादा है पैन में, तो 60% मात्रा है तो उसको स्टिमुलेशन ज़्यादा चाहिए। अल्फा सेल्स यानी कि आपका 4 पैन ग्लूकागोन, उसकी मात्रा थोड़ी सी कम है, उसको कम स्टिमुलेशन देंगे। और डेल्टा सेल्स यानी कि सोमेटोस्टैटिक सेल्स अल्फा सेल्स से आधी हैं, तो उसको 2 पैन दिया। इसी अगर हम तथ्य को दिमाग में रखें, इसी तरह एड्रेनल कॉर्टेक्स की पहली लेयर जो है, पहली लेयर के गुरुजी ने 2 एडीआर का इस्तेमाल किया, जिससे एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ। ध्यान दीजिएगा फिर से। इसी तरह एड्रेनल कॉर्टेक्स की जो पहली लेयर है, उसको उसाने के लिए गुरुजी ने 2 एडीआर दिया। फिर जो सेकंड लेयर है, अब जो लेयर कोर्टिसोल रिलीज करती है वो मिडिल का है, उसका परसेंटेज भी ज़्यादा है। उसके लिए शायद गुरुजी ने इसलिए 6 एडीआर 8 एडीआर 10 एडीआर तक का यूज़ किया। लेकिन शायद एक तथ्य ये भी हो सकता है कि जितना ज़्यादा स्टिमुलेशन उतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज। ये हम पढ़ेंगे भी आगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा स्टिमुलेशन उतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा। फिर उससे और अंदर की लेयर है, उसको ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। लेकिन एडीआर की काउंटिंग किस बेस पर गुरुजी ने बनाई होगी, ये शायद यही लॉजिक हमें अभी देखा कि क्यों गुरुजी ने 6 एडीआर ही बनाया, क्यों 2 एडीआर बनाया। क्योंकि वो हिसाब ही वही है एडीआर का कि जो पहले लेयर है उसको कम स्टिमुलेशन दिया, अंदर की लेयर को और ज़्यादा, उससे अंदर की लेयर को और ज़्यादा, और जो बिल्कुल अंदर मेडुला है उसको करने के लिए स्वेट दे दिया। यही इसका लॉजिक है पूरा एडीआर का। अब एक छोटा सा जो मैंने अपनी समझ से मैथमेटिक्स लगाया है इसमें एडीआर में, कि गुरुजी 6 एडीआर इंटू 3 ही देते थे हमेशा। वो क्यों देते थे? हमारा जो एडीआर पॉइंट है वो 6 6 दिया 6 दिया 6 दिया, फिर आगे फिर 6 फिर 6 फिर 6, ऐसे 6 रबिंग की 6 लोकेशंस पर की। जिसका मतलब है 6 रबिंग इंटू 6 लोकेशन इज इक्वल 36 रबिंग हो गई एक बारी में। 6 एडीआर होगा 36 रबिंग। फिर ऐसी 8 एडीआर, 8 8 8 8 8 8, तो 8 रबिंग 6 लोकेशन पर 48 रबिंग हो गई है। फिर आ गया 10 एडीआर, 10 एडीआर 10 रबिंग, 10 10 10, फिर 10 फिर से 10 फिर से 10 रबिंग 6 लोकेशंस पर, 10 रब्स इंटू 6 लोकेशन इज इक्वल टू 60 रब्स। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो 6 एडीआर इंटू 3 का मतलब हुआ 36 जमा 36 जमा 36, माने एक एक मिनट के गैप पर। तो वही 108 रबिंग हो गई। 8 एडीआर इंटू 2 हुआ, वो 48 + 48 हुआ, तो 96 रबिंग हो गई है। और 10 एडीआर तो 60 रब हो गए एकदम से। तो मेरा ये कहने का मतलब क्या है कि हम क्यों बोलते हैं कि माइल्ड पे चलो आपके 6 एडीआर से ज़्यादा हमने इंटू 3 से ज़्यादा कभी यूज़ नहीं किया हमने, ना 8 एडीआर इंटू 2 से ज़्यादा कभी यूज़ किया है। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर आप इनकी कंपैरिजन करो कि क्यों गुरुजी ने कहा कि 6 एडीआर इंटू 3 से ज़्यादा नहीं देना, 8 एडीआर इंटू 2 से ज़्यादा नहीं देना, और 10 एडीआर तो हम ज़्यादा एक बार दिए जाते हैं आजकल। तो इसका लॉजिक मेरे हिसाब से तो ये निकला है कि इसका लॉजिक यही हो सकता है कि इसमें रबिंग का हिसाब है, कि जितना रबिंग करते हैं उतना स्टिमुलेशन होता है, उतना हार्मोन मिलता है। और जितनी हम उसकी पोटेंसी बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा। इसीलिए शायद गुरुजी ने इसको बैलेंस रखने के लिए 3 2 1 का बना दिया होगा ये रेशियो, ये कि 6 एडीआर इंटू 3, 8 एडीआर इंटू 2, और 10 एडीआर सिर्फ एक बार। जैसे कि 10 एडीआर तो हम देखते हैं एंटी कैल्सिफिकेशन फॉर्मूला में। आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि ये कितना दिमाग लगाया गुरुजी ने, कितनी बड़ी रिसर्च है ये। हम सोच नहीं सकते ये इतनी बड़ी रिसर्च की क्या बना दिया ये।
मेडिकल वाले देख देख के वो हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये वो मानेंगे ही नहीं इस चीज़ को, क्योंकि उनके लिए तो ये स्टेरॉइड खिलाओ, स्टेरॉइड खिलाओ, स्टेरॉइड खिलाओ, स्टेरॉइड खिला खिला के बंदा खराब हो जाता है। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स। अब हमने बात की कि 2 ADR एल्डोस्टेरोन, 6 ADR कोर्टिसोल, लेकिन कुछ दो ऐसे पेजेस है जिसमें हम देखेंगे कि गुरुजी ने यहाँ पे 3 ADR दिया हुआ है। ये देखिए मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये 3 ADR। अब यहाँ पे 3 ADR क्यों दिया है, फिर ये बात आती है कि किसके लिए दिया है, क्यों दिया है। अब क्योंकि 2 ADR से तो कुछ और रिलीज हो रहा है, अब 3 ADR से क्या रिलीज होगा। 3 ADR तो ना 2 पे है ना 4 पे है, बीच का है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जो ADR पॉइंट है वो हमारे स्टिमुलेशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं है कि हम जितना हम दबाएंगे नर्व को उतना करेगा, वो तो एक लेयरिंग है, लेयरिंग के द्वारा हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। फिर आगे एक और पॉइंट है, एक और पेज का फोटोग्राफ है, ये एलिमेंट टीवी भाग 4 पेज नंबर 153 पर। इसने भी यहाँ पर पीट क्रिएक्शन सोल्व के में सेक्शन में 10 लीवर, 10 म्यूकस, 3 थाइमस्टर, 6 राउंडर और 3 थायराइड, 2 ADR। फिर उसके नीचे फिर 3 ADR दिया हुआ है यहाँ पे। मैं वही समझाना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होते हुए एक आप लॉजिक लगाइए थोड़ा सा कि ये ADR का मतलब क्या है, ये कैसे हम करते हैं स्टिमुलेट इसको। इस पे आप रिसर्च करिए, इसमें हमने तो बताया लेकिन आप फिर भी दिमाग लगाइए अपना कि ये 3 ADR क्यों है यहाँ पे। गुरुजी ने क्या सोचा होगा उस टाइम पे कि 3 ADR दिया जरूर। क्या 3 ADR किसी ग्लूकोकोर्टिकोइड के लिए, मिनरल कोर्टिकोइड्स के लिए क्या हो सकता है यहाँ पे। इसमें हम आगे चलते हैं कि 6 ADR फॉर इम्पल्स। हमारा जो फॉर्मूला है, एक 1 WD, 1 थायराइड, 6 एड्रेनल पेरिफेरल के लिए नीचे भेजने के लिए। फिर CNS में भेजने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 1 पिट्यूटरी, 1 थायराइड, 6 एड्रेनल ब्रेन में भेजने के लिए। शायद जो जैसे विपिन जी बताते हैं, आचार्य जी बताते हैं, CNS बताते हैं कि 2015-16 में 6 ADR का प्रयोग गुरुजी ने ब्रेन में बल्ब भेजने के लिए करते थे, जिसके लिए बाद में उन्होंने इन्फ्लामेशन के लिए, माने इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फॉर्मूला में 6 ADR की जगह 8 ADR कर दिया था। तो इसलिए हम आज भी कभी कभार 8 ADR का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक बाइफरकेशन नहीं है कि किसमें क्या देना है। ये प्रैक्टिकली प्रश्न पर आप जब रिसर्च करोगे तो पता लगेगा कि 6 ADR से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि 8 ADR से आ रहा है। एक बार इम्पल्स भी समझ लेंगे हम, अगर बहुत ही जल्दी एक साथ कई अंगों को संदेश देना हो तो नर्वस सिस्टम द्वारा काम किया जाता है। तब ब्रेन से कुछ केमिकल, इलेक्ट्रिक यानी बिजली की स्पीड से निकलकर शरीर के कई अंगों को तुरंत पहुंचकर अपना कार्य करने के लिए बोलेंगे। इस विद्युत तरंगों को इम्पल्स कहा जाता है। इसी इम्पल्स के लिए 6 ADR देते हैं। हालांकि ये कहीं लिखा तो नहीं है इस टाइम पे भी कहीं 6 ADR इम्पल्स या फिर कोर्टिसोल के लिए इम्पल्स। ये गुरुजी ने कहीं पढ़ा था उस टाइम पे बुक में, तो वो बात आपको समझाने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो कि 6 ADR क्यों दिया हमने यहाँ पे। 6 ADR यहाँ पे इन्फ्लामेशन के लिए नहीं है, ये इम्पल्स के लिए है यहाँ पे इस फॉर्मूला में। पेरिफेरल में भेजने के लिए या CNS में भेजने के लिए, ब्रेन में भेजने के लिए। फिर आगे आते हैं 6 ADR फॉर स्कॉर्पियो बाइट और स्नेक बाइट। ADR का एक बहुत बड़ा है कि वो उसको हम साइड इफेक्ट्स में भी देते हैं। जब किसी को साइड इफेक्ट होता है तो 30 मॉड्यूलर 6 ADR, 6 ADR दे दो या न्यूट्रल दे दो। जैसे यहाँ किस्सा भी था, एक गुरुजी ने बताया होगा कि किसी को जब बिच्छू ने काटा था तो उस टाइम 6 ADR देते इसको आराम आ गया था। इसका आपको दिख जाएगा यहाँ पे 199 पेज पे। और समझिए, विष एक ऐसा प्रोटीन है जिसको शरीर ना तोड़ सकती है ना यूज कर सकती है। विष जो होगा ब्रेन अगर किसी की बॉडी में गया तो वो पचेगा नहीं, वो उसको खत्म करेगा सीधा बंदे को। लेकिन कोर्टिसोल उसे प्रोसेस कर सकता है। कोर्टिसोल जो है वो विष के प्रोटीन को बदलकर विष को उपयोगी बना देता है। ये सिर्फ स्कॉर्पियो के विष को कम नहीं करेगा, वो हर तरह के हर जगह हर जहर को काटेगा। जहाँ खुजली हो रही है वहां भी दे सकते हैं। अगर कभी किसी पत्ते का जहर लग जाए तो उसमें भी 6 ADR काम करता है। तो 6 ADR जो है वो अनपचे प्रोटीन्स को तोड़ता है, इसीलिए जब किसी को साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन होता है उसमें 6 ADR देते उसको आराम आता है। क्यों? क्योंकि वो उसके जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको तोड़ सकता है वो। 6 ADR में इतनी ताकत है, कोर्टिसोल में इतनी ताकत है मतलब। इसलिए ये स्कॉर्पियो बाइट या स्नेक बाइट में काम करता है। फिर आता है 6 ADR फॉर डिप्रेशन। एलिमेंट टीवीएस भाग 4 पेज नंबर 59 पे दे रखा है यहाँ पे आपका सेरोटोनिन फॉर्मूला। इसमें 6 ADR में दे रखा है कि 6 ADR इसलिए क्योंकि कोर्टिसोल की कमी से भी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है। फिर एलिमेंट टीवीएस भाग 4 पेज नंबर 148 पर जो यहाँ पे भी दे रखा है कि 6 ADR क्योंकि शरीर में स्टेरॉइड हार्मोन्स की कमी से भी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है। तो ये 6 ADR देखिए इतने काम है, एडेनल के इतने काम है कि आप हम उस तक जा नहीं सकते। यहाँ गुरु जी चले गए अभी कि उस टाइम जा चुके आगे गुरु जी कि 6 ADR इतने काम निकाल दिए गुरु जी ने। और इसका एक और भी है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पास्ट में जीता है, पास्ट में जीना मतलब डिप्रेशन नहीं कि वो सोचता रहेगा मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, उसने मेरे को वो कहा था, ये कहा था। ऐसे व्यक्ति को भी ADR से लाभ मिलता है।
लेकिन अब ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके देखनी पड़ेंगी, हर किसी पे करेगा नहीं करेगा वो तो उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन ये कई लोगों में कार्य किया है, ऐसे डिप्रेशन वाले लोगों में जो बिल्कुल ही वो पास्ट में जीते हैं कि मेरे को उसने ऐसा कहा था, मेरे को वैसा कहा था, उसमें फायदा करेगा ये। फिर आता है 6 ADR या 10 ADR फॉर एंटी कैल्सिफिकेशन। ये दोनों ही काम करते हैं वैसे। इसका वेद में भी कहीं पूरा एक एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, या फिर किसी फिलोसफी की बुक में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी नेट से एक जगह से मिल रहा है कि कोर्टिसोल जब बढ़ता है तो वो हड्डी को कम करता है, मतलब हड्डी को कम करने के वाले आसान भाषा में बोल रहा हूँ कि वो हड्डी को डेंसिटी को घटाएगा, मिनरल्स को घटाता है वो, और थाइमस इसके विपरीत मिनरल्स को बढ़ाता है। इसमें एलिमेंट्री वेद भाग 1 पेज नंबर 98 में दे रखा है ये। किसी भी जगह, यहाँ भी मल्टी एप्रिन का सेक्शन है वैसे ही, किसी भी जगह में कैल्सिफिकेशन को तोड़ने के लिए उपचार, इतना फिर 10 ADR। तो एडीआर का काम यही है कि एडीआर जो है बड़ी हुई हड्डी को कम कर सकता है, क्योंकि अगर एक्सेस कोई होगा कशिंग, जो एक्सेस में होता है कशिंग सिम्टम्स इसको कहते हैं, जब कोर्टिसोल बहुत एक्सेस हो जाता है तो उसमें भी कई लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, आप वेद में देखेंगे तो भी ये एल्कलाइन बढ़ने की बीमारी है। एडीआर पर शायद नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बोन्स पे, एडीआर देने से बोन्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए जब भी कहीं भी कैल्शियम होता है उसको रिमूव करने के लिए या तो एल्टी कैल्सिफिकेशन फॉर्मूला है, ये हमारा ए हेपरिन 6 एडीआर देने से भी कि वहाँ पर कैल्शियम की जो ज़्यादा बनावट हो गई है वो कम हो जाती है। प्रत्यय ब्लैक बुक पेज नंबर 198 में देखेंगे तो ये एडीआर के कुछ काम दे रखे हैं जो गुरुजी ने लिखे हुए हैं खुद से। ये तो है एडीआर जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स के लिए, स्वेट जो है वो अंदर के भाग के लिए। दो एडीआर हमने देखा एल्डोस्टेरोन के लिए, सोडियम बढ़ाएगा, पानी को बढ़ाएगा, पोटेशियम कम करेगा, नमक की कमी को पूरा करेगा जो खिलाड़ियों को होता है, या ज़्यादा धूप में टहलने पर तो जो पसीना आता है उसमें भी ये 2 ADR काम करता है। फिर 4 ADR ग्लूकोन के लिए, 6 ADR, या फिर आप 8 ADR ले लीजिए, 8 ADR × 2 ले लीजिए। ये अक्सर 6 ADR × 3 ही देते हैं लिखा है उन्होंने, क्योंकि हमने कई बार देखा कि ज़्यादा देने से भी कई लोगों को दिक्कत हो जाती है। आजकल लोग इतने सेंसिटिव हैं आज के टाइम में, अब आपका कैसा है हमारा कैसा है, लेकिन जो हमने देखा कि सेंसिटिविटी बढ़ती बढ़ती आ रही है लोगों में। हम कोई भी नया ट्रीटमेंट देंगे तो वो या तो बड़ी एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है शुरू से दवाइयाँ खा खा के कभी होम्योपैथी आयुर्वेदिक एलोपैथी। उससे अच्छा है कि वो खा रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गई है बहुत ज़्यादा। इसलिए जब हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो वो जल्दी असर या तो करेगा नहीं, ये करता है तो बिल्कुल एकदम से तेज हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जब, जिनको एडीआर चाहिए उनको आपको पता है म्यूकस में दर्द होगा उनको, तो म्यूकस का दर्द अगर निकालने के लिए 6 ADR देंगे तो तुरंत उसका दर्द निकल जाता है। म्यूकस दिखाता है आपको वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन को, मोशन में आब आना म्यूकस आना, उसके लिए भी हम 6 ADR देते हैं। जहर दवाइयाँ दुष्प्रभाव सांप बिच्छू जहरीले जड़ी बूटियों का असर खत्म करने के लिए भी 6 ADR। बंद नाक को खोलने के लिए, बंद नाक आप एसिड है, 6 ADR एल्कलाइन है, तो एल्कलाइन को कम करे, एल्कलाइन के प्रभाव से नाक बहनी शुरू हो जाएगी और बंद नाक खुल जाएगी। टॉन्सिल के कारण अगर गले में दर्द हो उसको तुरंत कम करेगा। जिस बीमारी के नाम के आगे आईटिस लग गया, ITIS लग गया, जैसे बैम्बू स्पाइन, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ऐसे आईटिस दिखाता है इन्फ्लेमेशन को, तो ऐसी बीमारियों में ये काम करता है। गोल ब्लैडर में या अन्य किसी भी ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन कम करेगा। जहाँ भी कोर्टिसोल की दवाइयाँ की जरूरत है वहाँ भी उपचार राहत देता है। पोलियो या अन्य इन्फ्लेमेशन की बीमारी में ठीक करेगा ये। डर, डिप्रेशन, अति उदासी, गर्मी और सूजन के साथ अगर घुटने में दर्द हो तो भी देते हैं। ऐसे कई जगह लिखा भी देखा होगा आपने कि ये ATF ए हेपरिन 6 ADR, जब देखे कि घुटना लाल हो गया सूजा हुआ है, ऐसे में देते हैं ये 6 ADR। ऑटोम्यून जिसमें थाइमस को सप्रेस करने के लिए देना हो, ये इम्यूनिटी को कम करता है, तो सेप्टिसीमिया, एड्स, HIV या कैंसर में नहीं देना, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी पहले से ही कम होती है। ये एसिड कम करता है तथा एल्कलाइन को बढ़ाता है, अतः हाई बीपी में नहीं देना। इसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा ब्लैक बुक पेज नंबर 198 पे, 189 पर। अब प्रैक्टिकली अनुभव से कुछ 5-6 पॉइंट्स है जो हम करके कवर करेंगे एक बारी। जैसा हमने हर क्लास में देखा कि हम आजकल 12 लीवर 8 ADR का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव अच्छा दिख रहा है आज के टाइम में। चाहे आप किसी को हाई बीपी है तो उसको 8 ADR की जगह 6 ADR दे सकते हैं, क्योंकि एडीआर जो है वो एल्कलाइन है, हाई बीपी एल्कलाइन है, तो एल्कलाइन जब बढ़ेगा हो सकता है उसको बीपी बढ़ जाए। लेकिन 6 ADR फिर भी आजकल थोड़ा मीडियम टाइप है, तो उसमें आजकल हमें कोई ज़्यादा दिक्कत दिखी ही नहीं है, लेकिन हर पेशेंट को देख कर ही देना चाहिए। एडीआर पॉइंट भी अगर सॉफ्टली दिया जाए, माने कई लोग क्या करते हैं बिल्कुल प्रेशर से देंगे पेशेंट को, प्रेशर से ना भी देकर हल्का सा ऐसे हल्का हल्का भी देंगे तो उससे फर्क आता है। उससे हम देख के ज़्यादा अच्छा फर्क आ रहा है आज के टाइम में, जितना पेशेंट को सॉफ्टली दो माइल्ड दो उतना उसको जल्दी अच्छा आराम आता है, क्योंकि उसमें बॉडी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। बॉडी धीरे धीरे आराम आराम से वो खुद को फील करेगी। तो इसमें मतलब एडीआर देते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर ना देकर हल्के हाथ से भी देंगे तो भी पेशेंट को आराम आएगा। जैसे बिपिन जी ने एक बार बोला था
किसने पूछा था कि विपिन जी से कि आप कैसे देते हो एडीआर, दबा के देते हो कैसे देते हो, तो उन्होंने कहा था कि फेदर टच से बिल्कुल हल्का सा ज्यादा। बिल्कुल इसको एडीआर या थाइमस जी बिल्कुल। बिल्कुल फेदर टच की तरह जितना आप स्मूथली देंगे बिल्कुल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। एडीआर और थाइमस ऐसा मतलब ये है। वैसे तो गुरुजी फॉलिक एसिड और B12 का भी फॉर्मूला बनाए हुए हैं। जी वो बिल्कुल। फॉर्मूला ब्रॉडकास्टिंग इसलिए नहीं हुआ, वो 60 TF में है। हाँ जो जी हाँ जी। बिल्कुल फेदर टच की तरह देना है, और प्योर फॉलिक एसिड और प्योर B12 इतना स्ट्रॉन्ग मात्रा में बनाता है बिल्कुल कि आप हम सोच भी नहीं सकते। वैसे तो बिल्कुल। सबके बारे में ऐसा होता है, लेकिन कुछ चीज ऐसा है तो इसमें कभी भी प्रेशर ना दें। बिल्कुल ताकि हम दे रहे हैं एडीआर, और प्रेशर अगर झटके से दिए तो वो थाइमस पे और उल्टा प्रेशर हो सकता है, उल्टा मतलब असर हो सकता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल फेदर टच की तरह दें थाइमस भी और एडीआर भी। बिल्कुल। कंटिन्यू रहिए और इसमें प्रविंदर जी। एक ये भी है कि 3 या 4 दिन से ज़्यादा एडीआर देने के बाद एक दिन थर्मस देना चाहिए। आप या ब्लैक बुक में या फॉर्मल बुक में कहीं लिखा हुआ है, इसमें ऐड नहीं किया गलती से, कि अनिल शर्मा ट्रीटमेंट में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा भी है बिल्कुल नीचे बिल्कुल कि बिल्कुल हाँ। प्रविंदर जी, 3 दिन हाँ 4 दिन, 3 या 4 दिन नहीं, पेन पॉइंट तो हमें पर डे चेक करना चाहिए आफ्टर और बिल्कुल बिफोर। क्योंकि कब हमको एडीआर और कब कितना मतलब इन्फ्लामेशन है, जो बिल्कुल। तुरंत हमको फिर थाइमस देना पड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल। पेन पॉइंट तो हमको चेक करते ही रहना पड़ेगा पर बिल्कुल। डे। और कोई जरूरी नहीं कि 3 दिन, तीस हाँ दिन के बाद भी हमको थाइमस जरूरत पड़ हाँ सकता है, बिल्कुल। लेकिन जरूरत तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। क्योंकि इन्फ्लामेशन खत्म कर देने से हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है, इन्फेक्शन को खत्म करना है जो थाइमस पे बिल्कुल। जाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन वो पेन पॉइंट जब हम लेंगे, हिस्ट्री जब लेते रहेंगे, तो हमको अप टू डेट हो जाएगा। इसलिए ये चीज जो है जरूर से जरूर पेन पॉइंट जरूर हम लोग चेक करें। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके परविंदर जी, हाँ कंटिन्यू। जी। जैसा उसमें लिखा हुआ अनिल शर्मा ट्रीटमेंट में कि 3 से 4 अनिल शर्मा ट्रीटमेंट देने के बाद एक दिन थाइमस देना चाहिए, लेकिन देना किसको है? जो नॉर्मल पेशेंट है। अगर किसी की बॉडी ही इन्फ्लेमेटरी है या उसको डिजीज ही इन्फ्लेमेटरी है तो उसको एडीआर देना सही है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एडीआर जब दें, थाइमस जब दें, ये बड़े सेंसिटिव है आज के टाइम में। हम किसी को जल्दी थाइमस देते भी नहीं ना, एडीआर देते हैं आज के टाइम में। किसको कब किस से दिक्कत है तो पता नहीं चलता है ऐसे, क्योंकि हर पेशेंट अपने पास रिपोर्ट लेकर नहीं आएगा कोई वो बताएगा कि मेरे को ऑटोइम्यून है या नहीं है। हर कोई पेशेंट नहीं आता ऐसे लेकर, या हर कोई पेशेंट पहले डॉक्टर के पास नहीं आता, वो पहले हमारे पास भी आ सकता है। तो हम शुरू में कभी भी थाइमस या एडीआर किसी को नहीं बोलते देने के लिए। सिंपल फॉर्मेशन दो या फिर एनएन दो, उससे उसको पता लगना शुरू होगा क्या क्यों दे रहे हैं हम एनएन, बॉडी को न्यूट्रल स्टेट में लाने के लिए। क्योंकि ऐसे एनएन एक बार देती तो आपको असली पेन पर पता चलेंगे। एक थेरेपी के बाद, 2 थेरेपी के बाद पता चलेगा कि हाँ इसको इन्फ्लेमेटरी है या इन्फेक्शियस है। तो ये आप हो गया एडीआर और थाइमस का किताब। लेकिन आपको ये खुद करके देखना पड़ेगा। खुद पढ़िए और खुद करके देखिए प्रैक्टिकली कि कैसे पेशेंट को किससे आराम आता है, क्योंकि हमारे बोलने से आपका पेशेंट कैसा है या कैसा नहीं है उसमें फर्क पड़ता है इन चीज़ों का भी। और जो एक पांचवा ये भी है कि विपिन जी ने क्या बताया था कि जिसको हाई बीपी है उसको अगर एडीआर देना है तो 30 मेडुला के साथ दे दो, और जिसको लो बीपी है उसको 15 मेडुला × 2 के साथ दे दो। लेकिन ये पेशेंट को एनालाइज करके देना है, अच्छे से देना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है खुद से, फिर पता चलेगा आपको किसको देना है किसको नहीं देना। हर किसी को तो 30 मेडुला नहीं दे सकते आप, हो सकता है कोई हार्ट वाला पेशेंट भी आ जाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा मतलब हाँ। इसमें हाँ जी। इसमें प्रविंदर जी, इसमें जो एडीआर 30 और 15 मेडुला की जो बात है, जी जी। हार्ट पेशेंट को मना किया गया है कि 30 मेडुला नहीं देना है। जी हार्ट बिल्कुल। पेशेंट में लो बीपी के कारण भी हार्ट पेशेंट होता है, बिल्कुल। हार्ट प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल। तो वैसे पेशेंटों में आपको मतलब ये नहीं देना है 30 मेडुला। जी या जी। फिर जिसको जिसको स्टेंट वगैरह डाला गया है, एंजियोग्राफी हो चुका है, जी। उसको भी 30 मेडुला बहुत सोच समझ के देना है। जी बिल्कुल। बट लो बीपी वाले को तो 30 मेडुला झटाक से किसी को देना ही नहीं है। बिल्कुल। 15 मेडुला भी 30 मेडुला की तरह ही काम करता है, अगर 15 मेडुला × 2 हम लोग हाँ देते जी। हैं तो। इसलिए जी इसलिए ये चीज बहुत बारीकी से मतलब सोच के दिया जाए बिल्कुल। कि बीपी लो वाले को कभी भी हम 30 मेडुला नहीं दें। नहीं तो सांस बिल्कुल। का प्रॉब्लम नहीं भी होगा तो उसको आ जाता है। बिल्कुल। ओके। जी बिल्कुल, कहने का मतलब यही है कि आज के टाइम में पेशेंट की सेंसिटिविटी कैसी है, वो पूरा एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है बड़ा। तो कई बार हम देखते हैं किसी को, कोई फोन करेगा हमारे को कि एडीआर दिया दिक्कत हो गई, कोई बोलेगा थाइमस दिया तो दिक्कत बढ़ गई इसको, तो बोलेगा कि हमने पैरा दिए तो उसको दिक्कत बढ़ गई। दिक्कत क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमने एनालाइज नहीं किया उसको, पेशेंट को डायग्नोस नहीं किया कि वो पेशेंट किस तरह का पेशेंट है, कि वो फॉलिक एसिड वाला है या B12 वाला है, इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शियस है।
ये आपको ध्यान में सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए हम हर बार पूछते हैं पेशेंट से डायबिटीज़ है कि नहीं है, बीपी हाई है कि लो वाला है, क्योंकि इससे हम शरीर का अंदाजा लगाते हैं कि सिस्टम क्या हुआ, क्योंकि हमें सिस्टम को पहले जाना पड़ेगा। डिजीज वो बताएगा नहीं बताएगा, आज जो पेशेंट को इससे देना ले जाना नहीं होता कई बार भी। तो हम आगे चलते हैं कि हम अभी इसको क्लोज करते हैं। आखिर में दो शब्द कहते हुए, आप ध्यान गौर फरमाइएगा, दो शब्द कहेंगे इसमें। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। सीढ़ियाँ सिर्फ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इसी के साथ एंड करते हुए और इसमें एक नोट देते हुए, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, सब गुरु जी की कृपा से थोड़ा बहुत जो हमारी खूबसूरती से समझा वही लिख रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए डायरेक्टली आप गुरु जी से प्रार्थना कीजिए कि मैं समझाओ। जब तक गुरु जी नहीं समझाएंगे आपको नहीं समझ आएगा। इससे पहले गुरु जी के हमें हाथ जोड़िए और नमन कीजिए उनको कि हमें समझ में आई चाहिए। गुरु के बिना कुछ समझ नहीं आने वाला, ये आप ध्यान रखिए आप। तो आखिर में परमात्मा को धन्यवाद, गुरु जी को धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेम नमन, सबको धन्यवाद। साथ में आप जैसे समर्पित गुरु जी के लाडले को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, हम सबों की तरफ से धन्यवाद, जो कि गुरु जी की बारीक सोच को आप बिल्कुल और बारीक तरीके से अंदर में जा करके सारे ही मतलब जगहों पे लिखे गए चीजों को एक जगह पे एकत्र करते जा रहे हैं। इसलिए आपको प्रविंदर जी, चाहे आप जैसे जो भी लोग स्टडी में लगे हुए हैं और इस बारीकी को मतलब स्टेज पे लाने का काम कर रहे हैं, अंदर से अंदर की चीजों को बाहर ला करके, उन सबको धन्यवाद आपके साथ साथ। जी सर, धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स। और बहुत अच्छी